हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं ये बता रही हूँ एक नया मतलब न्यूज़ कि आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा आपके पहले चैप्टर का, ठीक, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इसका पूरे का टेस्ट होगा। हर टेस्ट टॉपिक वाइज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन एक साथ, इंडाइसिस एक साथ और लॉगरिथम एक साथ, मतलब 3 अलग अलग टॉपिक में होगा। क्वेश्चन का लेवल 0 से हाई जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट, 1 क्वेश्चन सबसे इजी, ठीक। पूरा अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के और टाइम मिलेगा, प्रॉपर पूरा अटेम्प्ट करना पहले। लेकिन जो क्वेश्चन आता जाए वो करना, तरीका यही होता है। पहले जो क्वेश्चन आता जाए फटाफट टिक करना, ओएमआर फिल कर लेना उसी हिसाब से। ओएमआर बहुत ध्यान से फिल करना कि 1 का 1 ही लगाना, ऐसा ना हो 1 का ऑप्शन 2 में गोला कर रहे हो, ठीक। ओएमआर के लिए डॉट पेन यूज करना, बॉल का थोड़ी मोटी पिन का होता है, उससे करना। प्रॉपर पूरा सर्कल करना, छोड़ना नहीं, आराम से टाइम लेके। फिर होने के बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आना, एक एक करते जाना, एक एक फिल करते जाना, समझ गए हो। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, डिफिकल्ट वालों की बात हो रही है, सॉल्व करना, फिर फिल करना ओएमआर में, फिर दूसरा करना, ऐसे करके, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सॉल्व कर लिया, ओएमआर फिल करने का हमको टाइम नहीं मिला, वो और बड़ी गलती हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन करना, बिल्कुल ऐसे बैठना जैसे कि हम एग्जाम हॉल में दे रहे हैं, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक। बातें मत करना, वहां पे कोई साथ नहीं देने आएगा। अपना अपना कैलकुलेटर लेके आना, वहां कोई नहीं हेल्प करेगा, समझ गए। बिल्कुल एग्जाम की तरीके देखना, कुछ पूछना नहीं एक दूसरे से, आराम से करना जैसे करा जाता है, सोच के कि हम एग्जाम दे रहे हैं या हमारा एग्जाम चल रहा है, वैसे करना। तो अब चालू करते हैं हमारा टॉपिक। तो कल हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। सीआई और एसआई में डिफरेंस आया था एक क्वेश्चन। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक भी चालू करेंगे, एन्युटी, ठीक। टॉपिक एक है पर उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे हैं और फॉर्मूला भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो सॉल्व बहुत करना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूले याद नहीं करोगे, यूज करना बताऊंगी, डायरेक्ट यूज करते करते याद हो जाएंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड for 3 years at 6% per annum is 110.16 rupees. The principal is, means CI और SI में डिफरेंस दिया गया है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, 3 साल का समय और 6% रेट है। क्वेश्चन, जब CI और SI का डिफरेंस है तो पहले CI और SI में डिफरेंस होता क्या वो लिख लेते हैं। देखो अगर इसकी शॉर्टकट बताएंगे तो शॉर्टकट सिर्फ तब यूज होता है जब 2 साल और 3 साल दिया जाए, उसके अलावा जरा सा बड़ा शॉर्टकट ट्रिक खत्म, समझ गए। इसलिए हम शॉर्टकट के बजाय एक नॉर्मल निकाल लेते हैं कि वो सब जगह यूज हो पाए। फालतू में शॉर्टकट ट्रिक के लिए तुम लोग ढूंढोगे कि 3 साल है 2 साल है, वरना फिर यूज ही नहीं करोगे, ठीक। तो पहले देखो कैसे फाइंड होता है। सीआई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, P 1 प्लस आई की पावर n माइनस p, यही पढ़ा था। ये हमारा सीआई का फॉर्मूला हो गया, माइनस p i n। r अपॉन 100 को इन्होंने लिखा है i, समझ गए, और n है टाइम, समझ गए। मतलब ये जो i लिखा है वो r रेट अपॉन 100 करके लिखा है। मतलब अगर रेट 3, मतलब क्वेश्चन देखो 6% दी गई तो 0.06 ये है आई, समझ गए। डायरेक्ट यही पुट करोगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखा है टाइम, एन है क्या, टाइम। अब देखो इज इक्वल्स टू 110.16, यही लिखा है। ये हमने प्रॉपर देखो यही क्वेश्चन वहां पे लिखा है जो हम सॉल्व कर रहे थे ऊपर। अब देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। P 1 प्लस आई की पावर n माइनस p i n इज इक्वल टू 110.16। नाउ p कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचा, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 माइनस i और n, यही बचा। p पूरे से कॉमन ले लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। p हमें फाइंड करना है, 1 प्लस आई 6% दिया गया था तो i कितना होगा 0.06, तो 1 प्लस 0.06 क्या हुआ 1.06, और n कितना है 3 साल दिया गया है, -1
माइनस आई कितना है 0.06 और इंटू 3। पहले इसको सॉल्व करो। पहले 1.06 का क्यूब, देखो कैलकुलेटर से करते हैं हम लोग। देखो 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इक्वल टू ये आ गया। फिर उसके बाद -1 करना था ना, -1। देखो तो बचेगा इसमें टोटल 0.191016। ठीक, ये बच रहा है। उसके बाद 1.06 इंटू 3 था ना, तो वो करते हैं। देखो 1.06 इंटू 3, 3.18। ठीक, तो हमारा बचा क्या था वहां पे? बचा था 0.191016 माइनस 1 हो गया था, माइनस हुआ 3.18, कुछ 2 पॉइंट करके आया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 110.16 डिवाइडेड बाय 2.988984 इक्वल टू आंसर। क्या लिखा है देखो जरा, आंसर देखो पहले अपना। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर हमारा कितना आ रहा है? 36 करके आ रहा है, 36.8 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आंसर क्या आ रहा है? आया आंसर? क्या आ रहा है? 10,000 आ रहा है। क्या बताएं, तो दिक्कत यही आ रही है ना। देखो सबसे बढ़िया एक काम करो, वैसे इसका आंसर होता है PR² R+100 अपॉन 30,000। ये फॉर्मूला है, पर ये यूज नहीं करना ना, जो फॉर्मूला दिया है हमको वही यूज करना है। एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं नॉर्मली। 10,000 कह रहे हो, 10,000 देखो 3 साल का 6%, 6 3 जा 18, तो SI तो आ रहा है 1800, 2 0 कट जाएंगे, 6 3 जा 1800 आ रहा है। और CI कितना आएगा? CI अगर 10,006 है ये, तो आएगा 1 + 6/100 की पावर 3, यही आएगा। 10,000 माइनस भी करना है बाद में 10,000, ये ध्यान रखना। तो 1.06 की पावर 3 माइनस 10,000 और करना पड़ेगा। ठीक, तो जरा कर लो, 1.036 का क्यूब निकालो। यही आएगा 1910, और 1800 से जब माइनस करोगे तो 110 आ गया। आ गया? आया? तो 10,000 माइनस भी तो करोगे भैया, ये तो उसका अमाउंट का फॉर्मूला है ना। जब CI करोगे तो माइनस P भी तो करोगे, और जब इसको माइनस करेंगे 10,000 तो बच क्या जाएगा? यही तो बचेगा,
करके कुछ 191016 ऐसे करके कुछ आएगा आएगा। फिर यही तो निकल ही आ रहा है और -1 और भी हो जाएगा। ये क्यूब की वैल्यू तो उस वाले फॉर्मूले में क्या दिक्कत आ रही थी, तो कैलकुलेटर की बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें होता नहीं है प्रॉपर। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आया ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या किया, सीआई और एसआई को सेपरेट करके निकाल लिया, समझ में आया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। ठीक, कॉस्ट 10,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, याद करो हमने फॉर्मूला बताया था कल डेप्रिसिएशन का, 1 - i की पावर n था वही करना है सेम। देखो करो, 1 - i की पावर n था, p इज इक्वल्स टू अमाउंट, कॉस्ट 10,000 है, द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक, करो, अमाउंट लिखना, फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 और 1 - i कितना है 0.1, तो 1 - 0.1 हुआ 0.9 की पावर 10 ईयर्स। करो ऑप्शन ए, सब करना भाई। आया, सिर्फ उसमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें ध्यान से देखो, एस्टिमेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वर्ड यूज हुआ, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है 1 - i की पावर n। समझ गए, बाकी सब में 1 + i की पावर n यूज होता है, सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस वैल्यू कम हो रही है, इसलिए 1 - i होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट परसेंट। याद करो कल हमने फॉर्मूला बताया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्या बताया था, I इज इक्वल्स टू PET, ऐसे कुछ बताया था, और हमने I/P निकल रहा था, और I का फॉर्मूला क्या था, P 1 + i की पावर n की पावर P और T मतलब टाइम। ठीक, फॉर्मूला कट गया था, देखो ध्यान से, ये देखो नॉर्मल फॉर्मूला बना था ये वाला, ये देखो 1 + i की पावर n -1। बस करो क्वेश्चन, क्या लिखा है 7%, तो 0.7/100 हुआ तो 0.07 हुआ, अब 1 प्लस तो 1.07 की पावर कितने साल है, क्वार्टरली 3 4 हो गए, -1। करो क्वेश्चन, क्वार्टरली हो रहा है तो टाइम हो गया 4 और रेट जो हो गया वो हो गया 7/4, 7/4 करा, टाइम में मल्टीप्लाई, रेट में आधा, कुछ याद हो तो, इफेक्टिव रेट और करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट, आई थिंक सो रेट चेंज नहीं होगी, डी आर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10,
द CI on rupees 60,000 for 1.5 years at 10% per annum half yearly. सिंपल क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दे रखा है, 10% रेट है, हाफ ईयरली हुआ है, रेट में होगा 2 से डिवाइड, उसमें होगा 2 से मल्टीप्लाई, टाइम तुम्हारा n आ जाएगा 3 और i आ जाएगा 0.05 क्योंकि रेट आ रही है 5 अपॉन 100 करोगे तो 0.05 आ गई। ये रखा हमारा p 1 प्लस 0.05 की पावर 3 आ गया। CI निकालना है तो माइनस p और कर देना, एक बार करो उसको सॉल्व। p की जगह पे रखो 16,000 और 1.05 की पावर 3 माइनस 16,000 हुआ ऑप्शन बी फॉर बॉल ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, द CI रुपीज 40,000 रेट 10% टाइम 1 year when the interest is payable quarterly means 4 टाइम हो गया 4 और रेट हो गई 10/4। समझ गए? करो। मतलब अब हमारी वैल्यू बनी 40,000 और रेट में हुआ 5/2 मतलब 2.5 तो 0.25 हुई, तो 1.25 की पावर 4 माइनस 40,000 ये बना हमारा। करो सॉल्व। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो तुम लोग 12, हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सबका। 4152.51 ऑप्शन नंबर सी। और देखो एक ट्रिक देखो, जब तुम्हें पावर निकालनी हो तो 1.25 की पावर क्या लिखा है 4 लिखा है, तो कैलकुलेटर में 1.25 लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ और जितनी पावर लिखी उतने बार इक्वल टू दबाओ, डायरेक्ट निकल आएगा। लगा के देखो, करके देखो उसको। 1.25 इंटू इक्वल टू जितनी बार पावर लिखी है, वही आएगा। चेक करके देखो। अगर चेक करना हो वहां पे करना जहां पे पावर भी लिखी हो, उसका मतलब उसका वैल्यू भी लिखी हो। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 5 2 जा 10 CI on SI and CI डिफरेंस। 5 2 जा 10। एक और सिंपल वे बताएं, जब 2 साल और 3 साल के लिए लिखा है। देखो CI में जो रेट होती है वो हर साल सेम होती है। अगर 2 साल लिखा है इसका मतलब CI में रेट 5% और 5% मिली है, जो कि टोटल हो गई 10%। जबकि जब CI की बात होगी, यहाँ SI में रेट सेम चलती है हर ईयर, लेकिन CI की बात होगी तो रेट जुड़ेगी 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100 ये चलता है, जिसमें हो गया 5 5 10 और ये 25 10.25। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 0.25 का डिफरेंस आ रहा है। बस यही है डिफरेंस SI और CI में। 0.25 इक्वल टू 2400 4 9600। मतलब प्रिंसिपल हमारा कुछ ये था। अच्छा, इसमें निकालना है डिफरेंस तो और ये अच्छा हो गया। डिफरेंस देखो आ कितना रहा था हमने। अच्छा रुको, इसमें जो 2400 दिया गया वो प्रिंसिपल दिया गया है। अब ये कह रहा है डिफरेंस निकालो। अब ध्यान से देखो हमारा डिफरेंस आ कितना रहा था 0.25 का आ रहा था। जब प्रिंसिपल से डिफरेंस निकालना है
तो 0.25 का मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटेगा, 0 आएगा। 25 इंटू 24 करके देखो क्या आया, 600 आया। ऑप्शन क्या आया, डी। आंसर चेक कर लो, डी आ रहा। क्यों आ रहा है, देखो ये हमने क्या बताया, ये 3 साल और 2 साल के लिए सबसे इजी फॉर्मूला होता है। जब एसआई की बात होगी तो रेट हर साल सेम होती है, 5%, 5%, 5%। तभी हम लोग सीधे क्या करते थे, 5 2 जा 10 ये करते थे, 5 3 जा 15 एसआई में। पर सीआई में क्या होता है, 5 + 5 10 एसआई का तो चलता है, पर उसमें रेट पर भी मिलता है इंटरेस्ट। इसलिए 5 × 5 ये एक्स्ट्रा एक देखो काम किया गया है, 5 × 5/100 ये चीज, ये एक्स्ट्रा है बस इसमें। और ध्यान रखना ये हमेशा पॉइंट के बाद ही आता है ज्यादातर, क्योंकि नीचे 100 लिखा है। देखो जब इसको लगाएंगे तब नीचे से पॉइंट आ जाता है 100 के हिसाब से। समझ में आया। अब 3 साल के लिए हमने क्वेश्चन किया है, देखो साइड में किया है, चलो वहां पे चलो, देखो वो क्वेश्चन कैसे करा गया था। इसमें क्या कह रहा है कि 3 साल में 6% इतना डिफरेंस दे रहा है। चलो 3 साल में डिफरेंस निकालते। पहले एसआई तीनों में 6 6 6 6 3 जा 18 हुआ। अब जरा 2 साल का निकाल लेते हैं पहले। 6 + 6 + 6 × 6/100 हमारी एक रेट कितनी आ गई, 12.36 आई। और एक रेट और बनेगी। अब ये तो हमारी 2 साल का करेक्शन हुआ। अब तीसरे साल में 12.36 और +6 ये रेट है, और प्लस 12.36 × 6/100 करो सॉल्व इसको, तो बना 18.36 प्लस समथिंग कुछ होगा, इसका मल्टीप्लाई करना। (12.36 × 6 = 74। ठीक, तो हमारा क्या आया 0.7416 प्लस कर दो इसमें, प्लस कर दो इसमें कितना 18.36। यही तो दिक्कत है, 18.36 प्लस 7416 इक्वल टू, ठीक है ठीक है, 18.36 प्लस 0.7416 19.10 आया। और हमारी पहली रेट क्या आ रही थी 18। टोटल डिफरेंस कितना आया 110 समथिंग। और ध्यान से देखो 16 भी आएगा, करेक्ट यही आया है जो डिफरेंस हमारा उसमें दिया गया है, तभी आंसर 10,000 आया है। डिफरेंस को डिफरेंस बराबर कर दिया और 100 पॉइंट काटेगा, 100 अपने आप होता है, इसीलिए 200 होके 10,000 बन गई पेमेंट। तो ये सिर्फ 2 साल और 3 साल के लिए इजी हो जाता है, जब करोगे तो रेट अपने आप याद हो जाती है। लेकिन जब ये क्वेश्चन बढ़ जाता है ना इससे ज्यादा 4 साल 5 साल में, तब फिर नॉर्मल फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग, इसीलिए दिक्कत है ये बस। ठीक, हम लोग एक नया पैटर्न सीख लिया कि अगर एसआई होगा तो हर साल में सेम होता है, जो कि हुआ 5 10%। और जब सीआई की बात होगी तब दोनों के रेट और नॉर्मल मल्टीप्लाई अपॉन 100। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा है, द एनुअल बर्थ एंड द डेथ रेट्स वर 10,000 आर 39.4 एंड 19.4। देखो जब किसी इसमें यह दिया गया है कि जो बर्थ रेट है, देखो क्वेश्चन अच्छा है ध्यान से देखना, लिखा है जो बर्थ रेट है मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं 39.4 पर 1000, मतलब 1000 में 39.4% बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक,
अगर डेथ रेट की बात करें तो वो हो रही है 19.4। भैया जब कुछ पैदा होंगे कुछ मरेंगे तभी तो बढ़ेगा। अगर सब पैदा ही होने लगेंगे तो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी, और अगर सब मर ही जाएंगे तो पॉपुलेशन कितनी कम हो जाएगी। लेकिन एक एवरेज पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब कुछ पैदा हो, जब नए पैदा होंगे तो बुढ़े लोग जाएंगे, वही हो रहा है। लिखा है पर 1000 में 1000 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। लिखा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, मतलब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का दुगना हो गया है, मतलब दुगनी हो जाएगी पॉपुलेशन। लिखा है देयर इज नो इमिग्रेशन और नो इमिग्रेशन, मतलब ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ये बोलना बहुत जरूरी था। ऐसा ना हुआ कि नया बच्चा पैदा हुआ वो कहीं और चला जाए तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे रहते हैं इसलिए हम लोगों की काउंटिंग यहाँ पे होती है। समझ में आया? तो अब देखो, जब इतने लोग, बर्थ रेट ये है, डेथ रेट ये है, तो जो एवरेज रेट होगा वो क्या है 20/1000। मतलब पैदा हो रहे हैं खत्म हो रहा है, पर 20 ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, इतने बच रहे हैं पॉपुलेशन में। तो हमारा क्या पता चला, जो 20 है वो 1000 में है, तो कितने परसेंट है वो निकालो। तो 20/1000 यही हुआ। तो हमारी जो आ गई वो रेट आ गई 2%। ध्यान से देखो 2/100 ही होता है, अगर परसेंट हटाएंगे तो 2/100 होता, तो डायरेक्ट क्या आ गया 2%। अब हमारा आई निकाल लेते हैं। आई क्या होता है 2/100 ही होगा, तो 0.02। अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था अमाउंट क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई 0.02 की पावर, साल निकाल लें या एन निकाल लें, है बस सॉल्व कर लो। p/p कट गया, 2 इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर n। 1.02 मल्टीप्लाई इक्वल 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 दबाते रहना जब तक 2 के करीब ना आ जाओ। दबा के देख लो। ऊपर नंबर देखना छोटा सा, वो एक ज्यादा लिख के आता है, उससे पता चलेगा तुमने एग्जैक्ट कितनी बार बटन दबाई थी। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। हाँ, अगर ये हम लोग गिनने बैठते ना कि 35 वाली बटन दबाए तो और दिक्कत हो जाती, इसीलिए वहां पे ऊपर छोटा सा लिखा होगा, एक ज्यादा नंबर। समझ में आया? हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, द CI ऑन द 4000 रुपीज फॉर 6 मंथ एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 4। अब 4 से करना है तो रेट हो जाएगी डिवाइड बाय 4, अब टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि ये आ गया 2, 6 4 24 और ये आ गया 3। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा ऐसे 4000 1 प्लस 0.03 की पावर 24 माइनस 4000। करो सॉल्व। अब इजी हो रहा होगा पावर निकालना। क्वार्टर 3 महीने 6 24। तो ध्यान से तो देखो 24 भी तो आ रहा है, अगर साल में करेंगे तो 2 ही तो बने, तो यहां पे 2 कर लो। वो महीने लिख गए ना, पूरे महीने की बात हो रही। एन निकालने हैं, तुमने 6 में 2 क्वार्टर कर लिए, हमने 6 चौको 24 करके 2 साल में कर लिए उसको। एन क्या बन रहा है 2 बन रहा है बस। पर इससे ये हो जाता है इजी कि हमने डिवाइड किया रेट में जितना, उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया टाइम में, तो इससे दिक्कत नहीं आती। ऑप्शन ए 243.60।
ठीक, चलो तो हमारी एक्सरसाइज 4B पूरी कंप्लीट हो गई और हमारे 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट हुए, CI, SI और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब हमारा एक नया टॉपिक जो कि मेन प्रॉपर CA में है, जो ये आएगा। ठीक, इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, सारे फॉर्मूले भी आ जाएंगे जो अभी तक पढ़े हैं, सब कुछ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है एन्युटी। ठीक, ध्यान से समझो, बंद कर दो सब कुछ। अब देखो टॉपिक है क्या। एन्युटी वो होता है जैसे कि देखो एन्युटी वेट एन्युटी ये होता है, देखो एन्युटी मतलब होता है अनुअल, मतलब साल से शुरुआत होगी एन्युटी की। सीए में प्रॉपर जो आता है वो यही चैप्टर आता है, मतलब यही टॉपिक आएगा, इससे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एसआई भी आ जाएगा, इसमें सीआई भी आ जाएगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा, जो जो पढ़ाए आगे वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। एन्युटी 2 तरीके की होती है, एक रेगुलर टाइम से करी जाए और एक छोड़ छोड़ के करी जाती है। जैसे कि तुम लोग जब कोई चीज खरीदते हो और ईएमआई पे करते हो, तो कुछ जगह तुमने देखा होगा कि मैम आप 2000 रुपए हर महीने दीजिएगा, आपका लोन 3 साल में पूरा हो जाएगा। मतलब फिक्स्ड हो गई कि तुम्हें 2000 रुपए हर महीने देने हैं और इतने साल तक देने, और 2000 ही दोगे, ना छोड़ सकते हो ना बढ़ा सकते हो। तुमने देखा होगा, कुछ जगह पे गौर किया होगा, अगर तुमने ये कहा कि अगर हमारे पास इतना रुपए हो हम एक बार में पूरा जमा कर दे तो चल जाएगा, तो वो कुछ पेनल्टी लगा देते हैं तुम पे। ये नहीं तुमने पूरा रुपए एक साथ दे दिया तो बहुत खुश हो जाए, वो नहीं, उनका लॉस हो रहा है, तुम्हारा फायदा हो रहा है पर उनका लॉस हो रहा है। वो लॉस तुम पे पेनल्टी लगा के कवर कर लेते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ये बना के रखा था कि इतने इतने महीने, क्योंकि वो तुम्हारा रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो कहीं रुपए कमाते हैं। तुमसे अगर 2000 ले रहे हैं तो 2000 के वहां पर बहुत सारे कस्टमर हैं जो वो जमा करके 2 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे होता है काम। तभी हम लोग बैंक जानते हैं इंटरेस्ट दे रही, तो बैंक अपने पास से इंटरेस्ट तुमको नहीं दे रही है, वो खुद भी कहीं से कमा रही है। तुमने दे दिया लोन, बहुत अच्छा, पर कुछ लोग लोन नहीं दे पा रहे, उनकी जमीन खरीद ली, उसको अच्छे में बेच दिया, ऐसे करके। तो हमारा इंटरेस्ट जो आता है वो किसी ना किसी, कोई ना कोई उससे कमा के तुमको दे रहा है। ये नहीं कह सकते कोई अपने घर से तुमको इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक, इंटरेस्ट अब कितनी तरीके से कमाते हैं, या तो एफडी से या आरडी से। और एफडी और आरडी की क्या करते हैं, या तो एसआईपी या ईएमआई, 2 तरीके के। नाम बहुत सुना होगा, ईएमआई और एसआईपी, फुल फॉर्म पूछेंगे कुछ ही लोग ही बता पाएंगे। ठीक, 2 वर्ड आते हैं, डिफाइन होते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। देखो, ईएमआई और एसआईपी। ईएमआई होती है या तो इक्वल या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, महीने की ही होती है ईएमआई, क्योंकि ज्यादातर हम लोग की पेमेंट महीने में आती है, इसलिए हम लोग उसी हिसाब से सेटअप कराते हैं। अब ऐसा करते हैं, तुम्हारी पेमेंट जैसे हम ही है, हमारी पेमेंट वीकली आती है, तो हम वीक के हिसाब से देंगे। समझ में आया? अब हमारी पेमेंट हमें पता है 1 तारीख को आएगी, फिर सीधे 8 तारीख को आएगी, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद आएगी, 16 तारीख को आएगी, उसके बाद ऐसे आ रही है, मेरी वीकली पेमेंट आ रही है। तो मैं कोई भी चीज खरीदूंगी, तो मैं अगर मान लो मैंने एक रिंग खरीदी 5000 की, भैया हम हर वीक आपको 500 रुपए देंगे, तो 1 महीने में हमने कितने दे दिए, 4 वीक पड़े, 2000 रुपए दे दिए। समझ में आया? अब जिसके रुपए 50, मान लो एक इनकम आ रही है मंथ की 1 तारीख को आ रही है और अगले महीने ही 1 तारीख को आएगी, तो वो क्यों ऐसा रिस्क लेगा कि वो हर हफ्ते जाके रुपए जमा करे? समझ में आया? लोग ज्यादातर जो करते हैं वो ऐसे ही ईएमआई बनाते हैं ताकि उनको भी फायदा। अगर किसी की पेमेंट 1 तारीख को आती है तो वो ईएमआई की डेट हमेशा 3 या 5 तारीख को बनाता है। बाई चांस ना आए तो हम जुगाड़ तो कर लें, क्योंकि बैंक का काम है, वो इतनी तारीख को रुपए काट लेगी, और अगर रुपए नहीं होगा तो पेनल्टी और लगा देती है 509 रुपए की। समझ में आया? वैसे भी रुपए नहीं है, ऊपर 509 रुपए और ले लेगा वो, और वो रुपए भले ना हो तुम्हारे अकाउंट में, जब होंगे, जब तुम डालोगे, वो 509 रुपए काट लेगा उसका। समझ में आया?
तो हमने क्या सीखा, हम अपनी ईएमआई अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अगर हम मंथली है, ईएमआई मेनली जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? पासबुक बनाई होगी सीए में नहीं तो 12th में तो बनाई होगी। ठीक, पहले पासबुक से देखेंगे एग्जांपल बनते कैसे हैं, फिर फॉर्मूला बता देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास वहां इतना टाइम नहीं है। ठीक, देखो पहले हमने फॉर्मूला देखा ईएमआई का, जो कि लिखा है इक्वेटेड या मंथली इंस्टॉलमेंट। दूसरा है एसआईपी, जो कि है सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो, जब कोई चीज हम लेते हैं तब उसकी ईएमआई बनाते हैं, पर जब कभी हम रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी बनवाते हैं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ईएमआई में तुम लोन लेते हो तब तुम रुपए उसको चुका रहे हो, पर एसआईपी में तुमने अपने मन से किया। हम 50,000 कमाते हैं, हमारा खर्च सिर्फ 20,000 होता है, तो 30,000 का क्या करें, वो है एसआईपी। तभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्ट कर रहे हो रुपए। अगर हम वीकली इतना कमाते हैं, हमने इतनी ईएमआई दे ली, तो एक्स्ट्रा जो रुपए बचा वो हमने, भाई एक काम कर रहे हैं, हमने रिंग तो बनवा ली है, इतना रुपए जमा कर लो। इतना जब इकट्ठा हो जाए तब हमको बता दें मुझे डायमंड सेट बनवाना है। समझ में आया ये चीज? तो ईएमआई और एसआईपी में ये फर्क है, ईएमआई लोन पर होती है और एसआईपी तुम्हारा खुद का इन्वेस्टमेंट होता है। समझ में आया? तभी एसआईपी में लिखा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सिस्टम के हिसाब से। अगर मंथ में होगा तो मंथ में इन्वेस्ट करोगे, अगर ईयर में होगा, कुछ लोगों के साल में प्लान आते हैं पूरे, तो साल में उनका मान लो जो भी पैकेज है 16 लाख का, तो एक बार में साल में दे दिया, चाहे 1 तारीख को दे और चाहे 31 दिसंबर को दे। समझ में आया? तो वो उस हिसाब से करते हैं। अब लिखा है अब जो मेन एन्युटी हमारी है वो ऐसे बनती है। देखो, एन्युटी की 2 कंडीशन है। सबसे बड़ी कंडीशन है कि एन्युटी हमेशा सेम रुपए होते हैं। अगर 2000 तो वो पूरे पीरियड तुम 2000 रुपए ही दोगे। और दूसरी चीज, 2000 रुपए अगर एक पीरियड मान लो मंथ के आखिरी में दोगे तो हर बार मंथ के आखिर में ही दोगे। मान लो मंथ के पहले दिन ही तुम्हारे पास 2000 रुपए रहे तो तुम 2000 रुपए रखो अपने घर में, क्योंकि मैं तो लूंगा मंथ के आखिर में ही। समझ में आया? तो 2 कंडीशन मेन होती है। पहली, जो रुपए होगा वो सेम होगा हर पीरियड में। पीरियोडिकली मींस जो पीरियड फिक्स किया है उसी पीरियड में ही होगा, वो कोई कंडीशन चेंज नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। रेगुलर इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्रॉपर उतने रुपए है, उतने ही टाइम पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और रेगुलर एन्युटी कुछ देखा होगा तुम लोगों ने, जब कोई चीज मान लो तुम कहीं पढ़ाने के तो पहली ही डेट को तो तुमको रुपए नहीं मिल जाता है, कुछ जगह मिलता है, वो एक अलग कंडीशन होती है। पर कुछ जगह ऐसा होता है कि मैम महीने के लास्ट में देंगे, यही कहते हैं। तो हर चीज एन्युटी रेगुलर में हम कुछ, अब मान लो तुम वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, मोबाइल खरीद के लाए, तो मोबाइल खरीद के लाते हो तो 1 महीने चलाने के बाद ही तो किस्त जमा करते हो कि ये रहा मोबाइल, ये रही किस्त। वो तो करते नहीं हो। तुम गए मोबाइल लेने, तुमने मान लो 1 लाख का मोबाइल था, मान लो 10,000 रुपए की उसकी वो बनी ईएमआई, तो तुम 1 महीने के बाद ही तो जमा करते हो कि तुम पहली किस्त वहीं लिख के दे देते हो, लो 10,000 रुपए। ये तो नहीं होता। हो सकता है तुम कुछ रुपए जमा कर रहे हो पर वो ईएमआई में नहीं कैलकुलेट होगा। फिर मान लो तुमने 20,000 रुपए दे दिए, फिर ईएमआई बनाओगे, 20,000 रुपए 1 लाख से कट के बनेगी ईएमआई, पर वो ईएमआई कभी भी पहले ही दिन नहीं पकड़ा दी जाती है। समझ में आया? ये चीज होती है। और एसआईपी में ये डिफरेंस है कि एसआईपी जब डिपॉजिट करोगे तभी से इन्वेस्टमेंट चालू होता है। एसआईपी ऐसा नहीं होता कि हमने इन्वेस्ट कर लिया, हवा में नहीं होता इन्वेस्टमेंट। जब तुम दोगे उसको 5,000 रुपए, आज से एसआईपी चालू है, ये होता है एसआईपी में और ईएमआई में डिफरेंस। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, यहां पे एग्जांपल दिया गया, नीचे लिखा है पेमेंट एंड रिसिप्ट्स। $5,000, $6,000, $4,000, $5,000, $7,000, ईयर एंड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पेमेंट एंड रिसिप्ट्स, ये
यहां पे दो तरीके के दिए गए, देखो ध्यान से। पहले में 5,000 दिया, दूसरे में 6,000 दिया, तीसरे में 4,000 दिया, 5,000 दिया, 7,000 दिया, कोई रेगुलरिटी नहीं। ठीक, एक चीज है आखिरी में दे रहा है पर पेमेंट तो रेगुलर नहीं है। दूसरा देखो 5,000 ही दे रहा है हर एक में। फिर ध्यान से देखो यहां पे गैप है, यहां पे कुछ भी रुपए नहीं दिया, तो ये भी एन्युटी रेगुलर में नहीं आएगा ना। बगल वाला एग्जांपल एन्युटी रेगुलर मारा है। ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें बता रहे हैं ये एन्युटी रेगुलर नहीं है। मान रहे हैं पेमेंट भी हुई है, मान रहे हैं हर साल हो रही है, मान रहे हैं अगले मतलब साल के आखिर में ही हो रही, पर एक जगह छूट रही और एक जगह पेमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये एक एन्युटी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये दिया है एक प्रॉपर एन्युटी टेबल जिसमें लिखा है कि साल के आखिर में 5,000 रुपए ही जमा होंगे। अगर मान लो तुमने 1 अप्रैल को वो किया है तो तुम लास्ट जब होगी तो तुम 1 मई को ही नेक्स्ट पेमेंट करोगे, पहली पेमेंट। और एंड ऑफ द लिखा है मतलब यहां पर करोगे 30 अप्रैल को और यहां पर करोगे फिर 30 मई को। मार्च अप्रैल मई, मई 31 का है। ठीक, ये चीज है, समझ में आया। एंड मतलब महीने का लास्ट, वो लास्ट डेट कभी कभी कुछ जगह फिक्स कर देते हैं 30 तारीख ही, चाहे 31 का महीना हो, समझ गए। और कभी कभी सिर्फ आखिरी दिन, क्योंकि फरवरी बीच में दिक्कत देता है। अगर आखिरी की बात करेंगे हम 30 फिक्स करेंगे तो वो 28 का है, अगर 31 फिक्स करेंगे तो 30 वाले कई मंथ है इसलिए, और 28 फिक्स करेंगे तो 2 दिन बच जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता इसलिए। ठीक, अब लिखा है तो लिखा है द टेबल 4.1 जिसमें कि पेमेंट सेम नहीं थी, कैन नॉट बी एन्युटी। ठीक, नेक्स्ट, पेमेंट रिसिप्ट थॉट मेड टू बी रेगुलर इंटरवल्स बट अमाउंट पेड आर नॉट कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। समझ गए, रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा है पर अमाउंट जो पे करा जा रहा है वो सेम नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं उसको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है 4.2 कैन नॉट ऑल्सो कॉल्ड बी अ एन्युटी। दिस अमाउंट पेमेंट रिसिप्ट्स आर इन सेम एवरी ईयर बट टाइम इंटरवल बिटवीन डिफरेंट पेमेंट इज नॉट इक्वल। क्योंकि बीच में एक छूट गई थी, देखो यहां पे ये छूट गई तो ये ध्यान से देखो, ये 1 साल का फर्क भी तो आ गया। अगर ये 2012 में हुई है तो ये 2014 में होगी, क्योंकि 2013 में हमने कोई पेमेंट नहीं करी, क्योंकि इसमें इंटरवल में फर्क आ गया। समझ में आया। तो पहली चीज पेमेंट सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज एक फिक्स्ड टाइम में ही होनी चाहिए। अगर शुरुआत तो शुरुआत, अगर लास्ट तो लास्ट, अगर एक डेट फिक्स है तो डेट फिक्स। समझ में आया। 2 तरीके की एन्युटी होती है। अब देखो, एन्युटी ऑफ 2 टाइप्स, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। ठीक, बहुत जगह ड्यू लिख के नहीं आता, बस कुछ शब्दों से जानते हैं। फ्रॉम टुडे, ये एक शब्द ऐसा है जिससे पता चलता है कि हमने ये फोन लिया और ये EMI चुका दी, ये होता है। तो यहां पे कहीं भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा यू वुड हैव टू फाइंड एन्युटी ड्यू, सिर्फ वो बताएगा आई बॉट अ वॉशिंग मशीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू पे फ्रॉम टुडे, मतलब आज ही उसने पहली किस्त जमा कर दी। तो मतलब ये हुआ कि महीने की शुरुआत हुई और हमने तुरंत किस्त दी, तो ये हुआ हमारी फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट इन द फर्स्ट पीरियड, मतलब साल के महीने की शुरुआत के पहले दिन ही हमने दे दी पेमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। थोड़ा सा फर्क आएगा दोनों में, ठीक, पर सबसे ज्यादा अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो एन्युटी रेगुलर ही लेंगे हम लोग। ठीक, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख के आएगा तो हम उस क्वेश्चन को एन्युटी रेगुलर के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब आगे लिखा है एन्युटी में भी 2 टाइप्स, एन्युटी रेगुलर। इन एन्युटी रेगुलर फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, शुरुआत के आखिरी में। अगर 1 अप्रैल को कोई चीज दी है तो तुम 30 अप्रैल को उसकी पेमेंट करोगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है, ये लिखा है टेबल देखो, पीरियड एंड 5,000 5,000 5,000 5,000 हर साल दिया है, इंटरवल सेम है, पेमेंट सेम है,
और एंड में दिया है। समझ गए? ये तीनों कंडीशन होंगी तभी ये पेमेंट मानी जाएगी रेगुलर एन्युटी। समझ में आया? दूसरी चीज लिखा है एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। व्हेन द फर्स्ट रिसिप्ट और पेमेंट इज मेड टुडे एट द बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी is called annuity due or annuity immediate. Consider the following table. 4.5 देखो क्या लिखा है, पहले साल इन द बिगिनिंग ऑफ, शुरुआत में 5,000 5,000 5,000 5, और ध्यान रखना 1 जनवरी 2020 को दे रहे हो तो 1 जनवरी 2021 को दोगे। पर ध्यान रखना जब जमा कर रहे हो तो कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी तुमको 1 जनवरी 2021 को ही ऐड करके इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये एक ऐसी डेट है जिसमें तुम अगले साल की पेमेंट तो करोगे, साथ में जो निकल गया है ईयर उसका इंटरेस्ट भी तुमको इसी दिन जुड़ के मिलेगा। मतलब ये हुआ जब सीआई के क्वेश्चन करते थे बेसिक फॉर्म, तो उसमें क्या होता था, पहले साल नॉर्मल एसआई निकालते थे, दूसरे प्रिंसिपल में ऐड करते थे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता था, अमाउंट को फिर सॉल्व करते थे। नॉर्मल देख लो एक क्वेश्चन कैसे, अगर मान लो 2000 रुपीज है, ठीक, रुको एक क्वेश्चन ही बना लो ज्यादा बढ़िया। देखो मान लो तुमने 2000 रुपीज लिए, ठीक, एक पासबुक टाइप की बना लेते हैं थोड़ा। यहां लिखी है डेट, यहां लिखा है तुमने डिपॉजिट, यहां लिखा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ना लिखो, यहां लिखो क्रेडिट, समझ गए, और यहां टोटल। अब मान लो 1 जनवरी है 2020, ठीक, तुमने डिपॉजिट करे 5,000 रुपए, ठीक, इंटरेस्ट लग रहा है 10%, तो यहां पे जो क्रेडिट हुए वो 5,000 हुए और टोटल क्या हुआ वो भी 5,000 हुआ, क्योंकि तुम्हें पूरे साल में इंटरेस्ट नहीं देता है, पूरे साल के बाद इंटरेस्ट देगा। अब देखो आई नेक्स्ट डेट, पहली इंस्टॉलमेंट हमारी हो गई, ये क्या हुई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक। सेकंड देखो, सेकंड हुआ 1 जनवरी 2021। अब देखो डिपॉजिट करे 5,000, समझ में आया, क्रेडिट कितने हो गए, ध्यान से देखो, टोटल में इंटरेस्ट भी तो मिलेगा 10% का, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 500 रुपए का हुआ, तो क्रेडिट हुए 5,000 प्लस 500 और प्लस पुराने 5,000, तो टोटल हमारा कितना हो गया 5 5 10, 10,500 रुपए टोटल में आ गए हमारे। समझ में आया क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट भी उसी दिन मिला है और हमने नेक्स्ट जो डिपॉजिट था वो भी उसी दिन किया है, तो हमारा अब जब इंटरेस्ट जुड़ेगा ना दूसरे साल, मतलब अगर यहां पे बात करेंगे 1 जनवरी 2022, तब अब इस पे डिपॉजिट कितना है हमारा 10,500 और हमने 5,000 और जमा कर दिया, टोटल क्या हो गया 15,500 हुआ। अब ध्यान रखो इस पे भी तो इंटरेस्ट 10% का मिलेगा, तो हुआ 1050, ये भी इसमें ही जुड़ जाएगा 05561, ये चल रहा है काम। मतलब ये हुआ एन्युटी में, अगर हम लोग एंड की बात करते हैं तो साल के आखिरी दिन के बाद इंटरेस्ट जुड़ता है, वो दिन जिस दिन हम नेक्स्ट केसेस अपनी जमा करते हैं और उसी दिन वो इंटरेस्ट भी मिलता है हमको, पुराने साल का इंटरेस्ट और नए साल की इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? अब इसको अब हम लोग अगर ये फॉर्म करेंगे तो गलती जरूर करेंगे, इसलिए बनाए गए हैं फॉर्मूले, शॉर्टकट और तुरंत फॉलो, ठीक। अब देखो, अब ये होगा कुछ, अगर ध्यान दो तो ये कुछ सीआई वाला फॉर्म नहीं लग रहा कि हमने प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, बन गया अमाउंट, फिर अमाउंट हो गया प्रिंसिपल नेक्स्ट साल का, वही होता है। अब ध्यान से देखो फर्क कहां आता है, पूछने में आता है। फर्क आता है, 2 वर्ड यूज होते हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। अब देखो कैसे,
क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल जाता है, फ्यूचर वैल्यू। मान लो अगर कोई क्वेश्चन बोले कि मान लो 20,000 रुपीज है, 10% पे दिए गए हैं 3 साल के लिए, ठीक। एक नॉर्मल अगर इसमें CI के फॉर्मूला लगाएंगे तो 20,000 इंटू 10% है तो 110 अपॉन 100, 3 साल के लिए है। इसको सॉल्व करोगे, करो सॉल्व, 1 मिनट, ठीक, रुको। तो हुआ ये 20,000 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू 2662 और 2 0 करके तो टोटल हमारा आया 2662, ठीक ना। देखो हमारा टोटल क्या आया, वेट, ठीक। तो हमारा टोटल इसमें वैल्यू आई 2662, ठीक। तो हमारा इंटरेस्ट कितना मिला, 6,000 करीब कुछ मिला। तो अब हमें क्या पता, अगर वो पूछेगा फाइंड टेल द फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू एक हिसाब से देखा जाएगा अमाउंट, समझ में आया। प्रेजेंट वैल्यू होगी प्रिंसिपल। सिर्फ सोचने की बात है और नए वर्ड्स यूज करके थोड़ा सा कंफ्यूज करना है इनको। अब देखो एक फॉर्मूला दे रखा है, इसी का फॉर्मूला दे रखा है, वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले, इसी से निकल के आया है। A is a accumulated amount, N is a number of conversion period, I is a rate of interest per conversion period in decimal and P is a principal. Future value of a single cash flow, ये जो CF लिखा है ये कैश फ्लो लिखा है। क्यों सिंगल वर्ड इसलिए यूज किया है कि 5,000 हर साल है, समझ में आया, क्योंकि एक फिक्स्ड कैश है इसलिए सिंगल कैश फ्लो वर्ड यूज हो रहा है, ठीक। लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो कैन बी कंप्यूटेड बाय अवर फॉर्मूला, फॉर्मूला रहा ये हमारा, सिंपली अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू, पी की जगह कैश फ्लो, समझ में आया। सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहा है, तुमको सॉल्व वैसे ही करना है, अमाउंट और प्रिंसिपल। और लिखने के तरीके में एक चीज ध्यान रखना, जब फ्यूचर वैल्यू बोलेगा तो ये 1 प्लस आई की पावर जो n लिखा है, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले, ये होता है एक कंपाउंडिंग फैक्टर। समझ में आया। अगर पूछे 1 प्लस आई की पावर n और निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, तो ये एक होगा कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग इसलिए बोला गया क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से छोटा ही होगा, समझ में आया। जब अमाउंट निकालते हो तो वो प्रिंसिपल से बड़ा निकल के आता है हमेशा, वही है जब फ्यूचर वैल्यू निकालोगे वो हमेशा कैश फ्लो से ज्यादा निकलती है, और कोई चीज जब ज्यादा निकलती है तो हमेशा चीज मल्टीप्लाई होती है, तभी वहां लिखा है कंपाउंडिंग फैक्टर। 1 मार्क्स में पूछ सकता है फॉर्मूला लिख के कि 1 प्लस आई की पावर n, यहां पे कौन सा फैक्टर है, कंपाउंडिंग। ध्यान रखना जब ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, मतलब a अपॉन आई की पावर n इज इक्वल्स टू p, ये निकलेगा, क्योंकि यहां पे अब क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तब ये जो 1 प्लस आई है की पावर n, ये हो जाएगा एक डिस्काउंटिंग फैक्टर। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये ध्यान से देखो, जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो आता है 2, और जब 2 का डिवाइड 1 में करते हैं तो 0.5 आता है। इसका मतलब जब कोई चीज डिवाइड होती है तो वो वैल्यू को कम कर देती है, और जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू को बढ़ा देती है। तभी 1 प्लस आई की पावर n जो मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, और जब वो डिवाइड हो रहा है तो उसको बोले डिस्काउंटिंग फैक्टर। 1 मार्क्स में आ सकता है व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड व्हाट इज डिस्काउंटिंग। समझ आया। नेक्स्ट देखो,
एक एग्जाम्पल लिखा है, यू इन्वेस्ट ₹3,000 इन 2 years इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखो, अगर बोला जाए you have ₹3,000 for 2 years and pays 12% per annum, find the amount। ये सेम क्वेश्चन वही लिखा है, बस वर्ड्स का यूज है फ्यूचर वैल्यू। ठीक, समझ में आया? अब फॉर्मूला जो हमने पहले तैयार किया था वही है, लिखने का तरीका बदल रहा है। सिंपल, अमाउंट इज इक्वल टू 3,000 1 प्लस आई, 12% लिखा है, 0.12 हुआ कि पावर एन, एन कितना है 2 साल। आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आया समझ में? सेम वही फॉर्मूला है, बस कुछ नए वर्ड्स दे रहे हैं भैया। अब एन्युइटी पढ़ रहे हो, SI CI नहीं है तो कोर्स में, तुम्हारे कोर्स में है एन्युइटी, क्योंकि एन्युइटी में ही देखो ये फॉर्मूला आ गया CI का। समझ में आया? फ्यूचर वैल्यू, कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू। अब नीचे देखो क्या लिखा है, जब वो बोले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी रेगुलर, अब हमें ये कैसे पता चलेगा जो फ्यूचर वैल्यू हम, अब ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है 3,000, क्या ये 3,000 दोनों साल में चुका रहा है? ये कहीं नहीं लिखा है। समझ में आया? 3,000 इन 2 year, 2 साल में 3,000, 1500 कि 3,000, 1,000 और 2,000, ये बताएगा नीचे वाला जो लिखा है। नाउ वी कैन डिस्कस हाउ डू वी कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी बाय एन्युइटी रेगुलर, मतलब जो रुपए करेंगे बराबर करेंगे इन्वेस्ट, तब कैसे निकालते हैं? तब हमारा फॉर्मूला आता है, एक मिनट, हाँ ये लिखा है फॉर्मूला, तब हमारा फॉर्मूला आएगा ए बी द पीरियोडिक पेमेंट्स। ठीक, द फ्यूचर वैल्यू ए, मतलब यहां पे ये फ्यूचर वैल्यू है, लिखने का तरीका बदल दिया थोड़ा सा। ठीक, ऑफ द एन्युइटी गिवन ए, समझ गए? ये रहा पी। अब देखो 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, दिमाग मत लगाना क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे, सिंगल स्ट्रोक में हो जाएगा सॉल्व बिना मेहनत के। नीचे ही क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। समझ में आया क्या हुआ? एनुअली बोल के बता दिया, रेगुलर हो रहा है, मतलब हर साल 500 रुपए। समझ में आया? कितने साल? 7 साल। रेट कितनी? 14%, कंपाउंडेड एनुअली। गिवन दैट में देखो इन्होंने सॉल्व करने की भी नीड खत्म कर दी तुम्हारी। 1 प्लस आई कितना है? 0.14 बनेगा, यहां पे लिखोगे 0.14, टोटल मिला के 1.14 आएगा कि पावर 7, क्योंकि 7 साल है, और -1 अपॉन 0.14, टोटल 500। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, इसने दे रखी है, ये देखो 2.5023 -1 अपॉन 0.14, 500। करो सॉल्व, हुआ 1.5023 अपॉन 0.14 और मल्टीप्लाई 500। एक मिनट, 1.5023 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 14, ये वैसे भी ना लगेगा, कैलकुलेटर से करो, आंसर आ रहा है? समझ में आया? सिंपल इन्होंने क्या किया है, एक वर्ड को चेंज कर दिया है। ठीक, ये एक नया फॉर्मूला आया क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, पता कैसे चला ये रेगुलर है? क्योंकि साफ लिखा है मेड एनुअली फॉर 7 years, मतलब
7 साल हर साल। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी दिन, ठीक, इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। समझ में आया? 10वीं पेमेंट, मतलब n तो हो गया 10, 200 हो गया अमाउंट या प्रिंसिपल इस पुराने वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, रेट दिया गया है 6%। समझ में आया? मंथली है तो 6/12 तो 0.0 मतलब 5, और जो कि जब अपॉन 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 0.05, 005 हुआ। समझ में आया? आई आ गया ये, एन आ गया 10, क्वेश्चन लगा ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला भूल गए तो कुछ भी नहीं बचा। हुआ? बस जो दे रहे हैं वो फॉर्मूले में पुट करते जाओ। 10th पेमेंट को यहां एन माना गया है, बस ये ध्यान रखना। आंसर देख रहे हैं 2044, और ध्यान से देखो वहां पे वैल्यू दे रखी है 1.004 की 5 की पावर 10 की, जो कि है 1.0511। ये तो और इजी कर देते, कुछ बचता ही नहीं है इसके बाद। तो नॉर्मल वैल्यू दे रखी है ताकि जो कैलकुलेटर नहीं आया उनका भी हो जाए। एक मिनट देख रही हूँ कैलकुलेटर से क्या आ रही है, देखिए, लाओ दिखाना कैलकुलेटर। $1.005 मल्टीप्लाई इक्वल $1.005 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ तो रही है वैल्यू। जब 11 लिख के आएगा तब 10 बार दबाया है ना, तो 10 बार में देखो 1.05 11 ही तो आ रही जो वैल्यू उसने दे रखी है ऊपर। अच्छा पूरा सॉल्व करके बताऊं, एक मिनट। -1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.005 इक्वल मल्टीप्लाई 200 इक्वल आंसर आ रहा है 2045। इसमें कितना आ रहा है? हाँ 46 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 10.2 लिख के इनकी वैल्यू आ रही ना पूरी सॉल्व करने पे। अप्रॉक्स में तो नहीं ले लिया, 1 मिनट इनके हिसाब से भी देख लूं। 0.0511 डिवाइडेड बाय 0.005 10.22 इंटू 200। हाँ ठीक है, इन्होंने जो वैल्यू ली है वो अप्रॉक्स में ले रखी है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब कहीं पर भी वैल्यू लिख के दे तो प्रॉपर इनकी ही वैल्यू यूज करना, क्योंकि ऑप्शन ज्यादातर इनकी वैल्यू से ही बनेंगे। समझ में आया? अगर दे रखा है तो यूज करो, फिर कैलकुलेटर मत यूज करो अपनी वैल्यू निकालने में, डायरेक्ट नॉर्मल पुट करो, सॉल्व कर लो, ठीक। जो वैल्यू लिखी वही रखो।
तो गलत नहीं होता जल्दी। अब देखो एक नई चीज इसी में, आज हमने किसकी बात करी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब एन्युटी ड्यू भी तो है, तो फ्यूचर वैल्यू तो इसकी भी निकलेगी। बस एक चीज एड ऑन करनी है इसमें, इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना है, जब पूरी फ्यूचर वैल्यू जैसे अभी निकाली थी एन्युटी रेगुलर की, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आई, बस एन नहीं है, ध्यान रखना। 1 प्लस आई प्रॉपर पूरा जो अभी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बस मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से देखो नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर इसका। अब देखो ये पता करना जरूरी है कि ये एन्युटी ड्यू कैसे हो रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन लिखा है एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए, और आज ही से इसी से चालू हुआ है कि ये शुरुआत में ही पेमेंट ले रहा है। समझ में आया। नॉर्मली लिखा है 10,000 रुपए हैं, इन्वेस्ट किए हैं 10 साल के लिए, आज से रेट क्या है 8%। ठीक, देखो दिया गया ही है वैल्यू, यही वैल्यू पुट करना, सॉल्व मत करना अपनी वैल्यू। नेक्स्ट दिखाया है नॉर्मली जैसे क्वेश्चन में था 10,000, 1 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है -1, ये आया। अब पूरा करने के बाद ये एन्युटी रेगुलर का फॉर्म किया है जो भी तुम लोगों ने किया है। ठीक, अब इसके बाद सिंपली 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करने के बाद पूरा आ गया हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, 2 वर्ड यूज होते हैं। समझ में आया। तो हमारा यहां पे टॉपिक कंप्लीट हुआ एन्युटी, जिसमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दो होती हैं, जिसमें कि फ्यूचर वैल्यू तैयार कर ली हमने एन्युटी के 2 टाइप के हिसाब से, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। समझ में आया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और है, क्योंकि आगे की जो 2 एक्सरसाइज है वो दोनों ही इनसे हो जाएंगी, इसलिए ये टॉपिक कॉन्सेप्ट बहुत है। समझ में आया। अब हमारे आगे जो आएगा, चाहना तो क्वेश्चन एक आध करके देख सकते हो शुरुआत के, देखते हैं। देखो दिखाओ, देखो क्या लिखा है। पहला, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ₹3,000 15 ईयर्स 4.5 पर एनम CI। ध्यान से देखो, एन्युटी रेगुलर ही लेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो जो कि दिया गया 3,000 और 1 प्लस आई 0.045 की पावर 15, बस करो सॉल्व। हुआ। फ्राइडे को टेस्ट होगा, इसलिए तैयार रखना प्लीज, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना एक बार। पहले करना इजी वन, फिर आराम से करना डिफिकल्ट वाले। आ रहा है। या एक काम करेंगे, कल प्रेजेंट वैल्यू और कॉन्सेप्ट पढ़ा दें, फिर उसके बाद करना ज्यादा इजी पड़ेगा ना, ऐसा कंफ्यूज और ना हो जाओ। समझ रहे हो। तो कल हमारा प्रेजेंट वैल्यू आएगा, सिंकिंग फंड आएगा, लोन आएगा, लीजिंग आएगा, कुछ एप्लीकेशन आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा है। एक्सरसाइज फिर एक बार में ही हो जाएगी, 1-2 फॉर्मूले से। समझ गए। तो कल ध्यान रखना, जो पढ़ाया उसको ध्यान रखना, एक बार रिवाइज कर लेना। फ्राइडे को है टेस्ट आपका, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी बाद में। ठीक, पूरा एग्जाम पूरा अटेम्प्ट करना, चाहे कितना भी बोर हो फिर भी अटेम्प्ट करना। ठीक, और कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करके आना तो कि ताकि इजी लगे। चल, थैंक यू। कल से चालू करेंगे अपना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे। परसों क्या है?
सर से पूछना पड़ेगा। उसी दिन सर से टेस्ट रख, नहीं 26 को तो आऊंगी, 27 को टेस्ट है। चलो ठीक है, थैंक यू।